अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, मोहम्मद अशफाक। उनके बार बार असरार पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनको ज़रूरत थी, अपने किसी रिलेटिव के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थी स्पेन में स्टडी वीज़े के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक उनको अलहदा से इंफॉर्मेशन देने की बजाय जो है एक वीडियो बनाऊं, ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद अगर अपनी कम्युनिटी से, अपनी उन कंट्री से कि आना चाहता स्पेन में स्टडी वीज़े के लिए, तो उनके लिए रहनुमाई मिल सके। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन इसमें आपको कोशिश करूंगा A to Z सब कुछ कवर करने की। सबसे पहले तो मैं आपको स्पेन में आने के बेनिफिट बता देता हूं कि स्पेन में अगर आप आते हैं, स्पेशली मैं स्पेन की बात करूंगा स्टडी वीज़े पे, तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये दूसरी कंट्री से निस्बत आपको स्टडी वीज़ा सस्ता पड़ेगा। मैं भी सबसे पहले यूरोप में जब इंटर हुआ तो मैं एज ए स्टूडेंट ही हुआ था। मैं तकरीबन 3 से 3.5 साल नीदरलैंड्स, जिसको हॉलैंड बोलते हैं, वहाँ पे पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ से मूव किया था, तो मैं इस सारे प्रोसेस से गुजरा। इस वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। वैसे भी मैं गाइड करता रहता हूँ जो वहाँ से आना चाहते हैं हम नए स्टूडेंट, उनको अगर मदद की ज़रूरत हो तो मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ अगर अच्छी ढूंढनी हो तो उनके लिए ऑनलाइन उनको लिंक वगैरह अगर आपको भी चाहिए हो तो मैं यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी चाहे वो कमेंट कर सकता है। तो जो सबसे बेहतर बेस्ट बेनिफिट है दोस्तों स्पेन में एजुकेशन लेने का, स्टडी वीज़े पे आने का, वो है सस्ता। यहाँ पे जो फीसेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं और यहाँ पे रहना भी काफ़ी सस्ता है। हॉस्टल लाइफ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत, मैं चंद एक के सिवाय बाकी की बात करूँगा, सस्ती है। ठीक है, इस मेयार के मुल्क में अगर दूसरे में चले जाएं, इटली में भी चले जाएं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे भी लिविंग स्टैंडर्ड इस जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो महंगे हैं स्पेन की निस्बत। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पेन में एजुकेशन लेने का, वो होगा कि कल आप लीगल हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 साल का कानून है। 3 साल लीगल रहने के बाद आप यहाँ पे लीगल स्टेटस ले सकते हैं वर्क परमिट के थ्रू। वो स्टूडेंट पे भी अलाउ है, स्टूडेंट ले सकता है। उस पर यह होगा कि आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वो एजुकेशन से रिलेटेड बाद में आप हो सकता है वैसे ही आपको एजुकेशन कंप्लीट करके मिल जाए, अगर ना नहीं तो यहाँ पे आप अरेंज करेंगे तो आपको बड़े इजीली आपके पेपर कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट टू एज अ वर्कर। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद आपको पता है कि लीगल स्टेटस चल जाएगा और एक दिन आप यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करके सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, जिस तरह बाकी दोस्त ले रहे हैं या ले चुके हैं। ये दोस्तों बेनिफिट थे स्पेन के जो मैंने बताएं। अब जो आपकी तलीम है, आपकी तलीम अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहली जो बात होती है, मैं सिर्फ स्पेन की नहीं किसी भी कंट्री की, आपका एजुकेशन में वक्फा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1, 1.5 हद 2 साल। अगर आप 5 साल के बाद उठ के कहें कि मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं आपके वीज़े की। ये नहीं कहता कि नहीं होते, कम चांसेस हो जाते हैं। 1, 1.5, 2 साल में आप डिप्लोमे वगैरह लगा के कंप्यूटर का डिप्लोमा, फलान डिप्लोमा, वो कवर कर लेते हैं। लेकिन जब 5 साल का गैप होता है तो फिर कवर करना वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ज़्यादा गैप ना हो, आपको तलीम छोड़े हुए ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो। उसके बाद जो रिलेटिव तलीम हो आपकी, जिस तलीम में आपने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो आपकी रिलेटिव हो। पहले आपने फॉर एग्जांपल MSc मैथमेटिक्स ही है, अब आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो बात नहीं बनेगी, आपका वीज़े के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हमेशा रिलेटिव एजुकेशन में ही एडमिशन लें, वहीं पे आपके चांसेस वीज़ा के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक बात जहन में रखें कि वीज़ा देना एम्बेसी की मर्जी है। कॉलेज का काम सिर्फ फीसें लेके आपको एडमिशन लेटर इशू कर देना है। वो तो कोई भी अप्लाई करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट में पूरा उतरेगा, वो उसको फीसें देगा, तो वो उसको वीज़ा एडमिशन लेटर, जिसको एक्सेप्टेंस लेटर भी बोलते हैं, वो इशू कर देगा। उसका इशू नहीं है, इशू मेन है वीज़े का। वीज़ा तो आफ्टर ऑल एम्बेसी ने लगाना होता है। तो अब नॉन इंग्लिश ममालिक में स्पेन भी है। यहाँ पे आपको 2 तरीके करने पड़ेंगे। या तो आपको वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करना पड़ेगा जो इंग्लिश में इंग्लिश एजुकेशन लैंग्वेज में भी तालीम देता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बार्सिलोना यूनिवर्सिटी जो है, लालीदा यूनिवर्सिटी, हिरोना यूनिवर्सिटी, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है स्पेन की। उसके बाद मैड्रिड यूनिवर्सिटी भी है। बाकी शहरों में भी मैं कतलोनिया की ज़्यादा करूँगा क्योंकि ज़्यादा रुझान स्टूडेंट्स का इस तरफ है। वैसे तो बिलबाओ यूनिवर्सिटी में और सान सेबास्टियन में भी काफ़ी लोग, विक्टोरिया वगैरह में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर रुझान तो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा आने वाली तादाद स्टूडेंट्स की यहाँ पे है। एक तो ये है कि इंग्लिश यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन। दूसरा ये है कि आप पहले एडमिशन जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज में लें, उसके बाद उनको कहें कि मैं अपनी एजुकेशन फिर नेक्स्ट स्पेनिश में लूँगा। उसके लिए आपके 1 साल का डिप्लोमा या 1.5 साल का, कम से कम 1 साल का लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिग्री पर डिपेंड करेगा कौन सी डिग्री लेना चाहते हैं, बेसिक या एडवांस। अगर एडवांस लेना चाहते हैं तो आपका लैंग्वेज जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा और उसकी अरसा भी बढ़ता जाएगा। तो ज़्यादातर दोस्त जो है वो इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं और इंग्लिश में भी प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि स्पेनिश एक मरतबा आके सीखनी, साल 1.5 साल उस पर लगाना और नए सिरे से फिर नया कोर्स शुरू करना, वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्पेशली हमारे लिए जिनकी लैंग्वेज स्पेनिश से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अब मैं जो टॉपिक में बात करूंगा वो सारे टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है, वो आपकी माली हैसियत। अगर माली हैसियत आपकी बहुत अच्छी है तो फिर तो वीज़े के चांसेस बैठे 70-80% हो जाते हैं। अगर आपकी दरमियानी है फिर 50-50 है, अगर कम है तो फिर आप खुद समझदार हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे मेन बात मैं करूँगा वो होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर तो आप वहाँ पे भी अपना काम कारोबार शो करते हैं या कि आपके पेरेंट्स अल्लाह माफ़ करे इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर तो आप अपने नाम की भी शो कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी विरासत के ज़रिए आई है और ये मेरी इनकम है, ये मेरे बैंक में पैसे हैं और मैं स्टूडेंट जाना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका कि रिलेटिव, सबसे अच्छा जो रिलेटिव होता है वो आपके वालिद साहब होते हैं। वालिद साहब के बाद आपके बड़े भाई के अलावा आपके फिर अंकल आते हैं। ये 3 के बाद अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से बैंक स्टेटमेंट को ऐसे बंदे की इस्तेमाल करें जिससे आपका ब्लड रिलेशन हो, ऐसा रिलेशन ना हो जो कि मुंह बोला हो, आप वहाँ पे एम्बेसी में शो ना कर सकेंगे ये आपका क्या लगता है। इस वजह से इस पे आपने ख़ास ध्यान देना है। बैंक स्टेटमेंट अगर तो जेन्युइन बिजनेसमैन है तो फिर तो उसकी वैसी चल जाएगी, अगर जेन्युइन बिजनेसमैन नहीं है तो फिर आपको साल 1.5 साल पहले वो भी तैयारी करनी पड़ेगी, उनको बिजनेसमैन शो करना पड़ेगा और उसके बाद उनकी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी ताकि वो लीगली सारा कुछ प्रेजेंट कर सकें। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आपकी माली हैसियत बहुत अच्छी होनी। इसके बाद आता है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किस तरह करना, कंसल्टेंट के ज़रिए या खुद। अगर खुद करना है तो इंटरनेट पे बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सारा कुछ करना पड़ेगा। और कंसल्टेंट के ज़रिए करना होगा तो वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे तीसरे गली में कोई ना कोई कंसल्टेंट बैठा हुआ, स्पेशली शहरों में। तो वहाँ पे आप कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे स्पेन के लिए स्टूडेंट वीज़ा लेना है, तो वो आपको सारी रहनुमाई कर देगा। लेकिन बात वही है कि बी केयरफुल होगे, फ्रॉड ज़्यादा है और अच्छे लोग बहुत कम हैं। अगर खुद करना है तो बहुत इजी प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बार्सिलोना यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, बार्सिलोना की यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ पे इंग्लिश चूज़ करें, वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। वेबसाइट पे A to Z सारी मालूमात है, किस तरह एडमिशन लेना है, कितनी फ़ीस है, क्या करना है, वो सारा कुछ आपने करके पे आर्डर यूनिवर्सिटी के नाम बना के पे करना है। वो सारी चीज़ें वो आपको खुद गाइड करेंगे। स्पेशली एक प्रोफेसर या एक कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी का भी होता है जो आपसे राब्ते में रहता है, आप उससे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, उसके व्हाट्सएप पे, उसके टेलीफोन नंबर पे, लेकिन उनके वर्किंग आवर का ख्याल रखते हुए, वरना वो आपको अटेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सबसे मेन एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है कि एम्बेसी में फ़ाइल जमा करवाते वक्त आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है जब तक कंप्लीट नहीं होती जमा ना करवाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में रिफ्यूज़ल लगवा लेते हैं। रिफ्यूज़ल जो है वो अच्छा नहीं होता, आपके पासपोर्ट पे एक दाग लग जाता है कि ये बंदा फ़लाँ कंट्री से रिफ्यूज़ हुआ है। और रिफ्यूज़ होना भी इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात रिजेक्ट होना है। रिजेक्ट क्यों होता है? बंदा जब पेपर में 2 नंबरी करता है और उनको पता चल जाता है। कभी भी आप पेपरों में 2 नंबरी करने का ना सोचें, क्योंकि सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है। इनके लिए पकड़ना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये
सेकंड्स में पकड़ लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, इनको पता चल जाता है ये डॉक्यूमेंट फेक है, ये ओरिजिनल है। फेक डॉक्यूमेंट को ये नहीं बख्शते और जिसने बनाया होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट बंदा दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता ताहयात उस कंट्री में जिससे वो रिजेक्ट हुआ हो। तो यूरोपीय यूनियन का सेंट्रलाइज सिस्टम है, अगर आप एक मुल्क से रिजेक्ट होंगे बाकी मुल्क के मालिक भी आपको वीज़ा नहीं देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एम्बेसी में सारी फाइल जमा की, आपका वीज़ा लग गया तो वेल एंड गुड, खुदा न खासा नहीं लगता तो रिफ्यूज़ल होगा। रिफ्यूज़ल के बाद वो कमियाँ एक लेटर भेजेंगे, उन कमियों को दूर करें। 3 महीने या 6 महीने का टाइम देंगे, दोबारा से नए सेशन में एडमिशन ले दोबारा अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह ताला वो कमियां दूर करने के बाद चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के साथ इस तरह से वीज़ा हुआ है। तो दोस्तों ये कंप्लीट मालूमात मैंने दी आपको। इस मालूमात में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। सवाए इस क्वेश्चन के कि मैं कंसल्टेंसी करूँ आपके लिए, मैं आपकी ये रहनुमाई कर सकता हूँ, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि मैं आपकी फ़ाइल हैंडल करूँ एम्बेसी में वीज़ा, तो मैं तो इस वक्त कंट्री में नहीं हूँ, मैं ख़ुद स्पेन में हूँ, बार्सिलोना में। इस वजह से मैं ऐसी कोई भी मदद आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये आपको ख़ुद कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने किसी कंसल्टेंट का सहारा नहीं लिया था, ख़ुद इंटरनेट पे बैठ के। उस वक्त मेरी 24 साल उम्र थी, इतना ज़्यादा मैं वाकिफ़ भी नहीं था, लेकिन ख़ुद कोशिश की, ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बल्कि ना सिर्फ अपने चंद एक साथ दोस्तों की मदद की तो हमारे एडमिशन हुए, दाखिले हुए, वीज़े लगे और हम आए और किसी कंसल्टेंट को यूज़ किए बगैर। इस तरह कोई भी कर सकता है, बल्कि ये बेस्ट वे है। मैं ये रिकमेंड करूँगा। बाकी आपके अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, आपकी अपनी जो है वो सारे हालात वाक़यात है, जिस तरह आपको मुनासिब हो के आप कर सकते हैं। तो ये मकसद था मेरी वीडियो बनाने का, आपको इन्फॉर्मेशन देना। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।